मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम संवैधानिक निकाय, आज संवैधानिक निकायों की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। भारत का वित्त आयोग, उसमें उसके इस्टेब्लिशमेंट क्या है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, नियुक्ति कब हुई, कार्य एवं उद्देश्य क्या है, कैसी संस्था है, सलाहकारी है या गैर सलाहकारी है, या जो ये निर्णय सुनाती है उनको पालित करना सरकार का काम होता है, नहीं काम होता है, उन सारी चीज़ों को हमें देखना होगा। मित्रों, एक बात याद आ गई कि आप बाहर निकलिए या जो आपसे मिले, जैसा जिस तरीके से वो आपसे बात करना चाहे उस तरीके से बात करिए, यही शिक्षा होती है। एक हमारे जानने वाले हैं, वो हमारे साथ ही पढ़ते हैं, मित्र ही हैं, लाइब्रेरी में हम लोग साथ पढ़ते थे। तो एक आते थे, उनसे रोज़ कहते थे कि बताओ यार, तुमको 2 पदवियाँ दी जाए, उसमें से कौन लेना पसंद करोगे, गधे की या उल्लू की। 3-4 दिन तक वो बंदा परेशान था। तैयारी करने वाले लोग काफ़ी समझदार होते ही हैं। तो अगले दिन कहा कि आप हमारे गुरु हो, आपको मैं दोनों दान दे देता हूँ, एकलव्य ने जैसे अपना अंगूठा दिया था। अब उसके बाद से वो उससे बोलना ही बंद कर दिए। इस प्रकार के जवाब आप दे दिया करिए जब आपको कोई ज़्यादा परेशान कर रहा हो। देखिए, संवैधानिक निकाय, भारत का वित्त आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह वित्त आयोग के बारे में हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना होती है। उसके बाद प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? जब हमारा संविधान लागू हो गया था उसके 1 वर्ष बाद, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण तरीके से लागू हुआ। वैसे तो उसके 1 साल पहले ही नवंबर 1949 में हमारा संविधान का आंशिक जो स्वरूप था उसको लागू कर दिया गया, लेकिन हमारे संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया प्रश्न पूछा जाता है तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। तो उस संविधान के लागू होने के बाद हमारा प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ 1951 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 1951 में किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 4 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता, ये कौन सा अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, क्या किए होंगे, कहाँ काम किए होंगे, नहीं किए होंगे, अर्थशास्त्र से पढ़े होंगे या राजनीति शास्त्र से पढ़े होंगे, इन सब सारी चीज़ों को निर्धारित करने वाला कौन है? संसद है। संसद, जैसा कि हम जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो वही ये तय करता है कि जो हमारा वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता क्या होगी। तो 2 प्रश्न हैं आपके कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में केसी नियोगी थे इसके प्रथम अध्यक्ष। एक अध्यक्ष और 4 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। पूछा जाएगा कि अध्यक्ष के अलावा इसमें कितने सदस्य होते हैं तो 4, और अध्यक्ष को लेकर कितने सदस्य होते हैं तो 5 होते हैं। अब ये अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। उसके बाद नियुक्ति वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जितने भी संवैधानिक आयोग है लगभग सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है भाई? कि राष्ट्रपति भाई लोकसभा का, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक है और सर्वोच्च पद भी है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समय समय पर निर्धारित होता है। वित्त आयोग का भी अपना कोई कार्यकाल का निर्धारण नहीं है। उसके पहले वित्त आयोग के भी कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है समय समय पर। अभी हम लोग बात किए, हाँ, वित्त आयोग के कार्यकाल का भी निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर किया जाता है। अभी हमने बात की जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी परिषद की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की, उसके भी कार्यकाल का कोई निर्धारण नहीं है। उसका भी निर्धारण कार्यकाल का समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब कार्य एवं उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी संस्था को आप इस्टेब्लिश करेंगे या आयोग को स्थापित करेंगे या कोई भी आप काम चालू करेंगे तो एक उसका अपना उद्देश्य होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है? अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अब नौकरी करना है। कई लोगों का जीवन का उद्देश्य होता है कि शिक्षा ग्रहण करके और लोगों को शिक्षा दें। तो हर व्यक्ति का अपना अपना मोटो होता है, उद्देश्य होता है, और लक्ष्यों को वेद के छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरित करते करते हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।
तो कोई भी संस्था, कोई भी उसकी स्थापना क्यों की जाती है कि उसका कार्य क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसके लक्ष्य क्या होंगे। तो उसी प्रकार ये हमारे यहाँ जो भारत का वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसका भी कार्य और उद्देश्य होगा। तो इसका कार्य एवं उद्देश्य क्या है? अब देखिए, सबसे जो अहम बात है इस आयोग के गठन के पीछे की, वो ये है कि जो हमारा केंद्र और राज्य है, जो करों का वितरण होगा वो किस प्रकार से होगा, इसका निर्णय देना कैसे किया जाएगा। खैर, ये जो हमारी संस्था है, यह जो आयोग है, यह क्या है, इसका जो अपनी संस्तुति देगा वो बाध्यकारी नहीं है कि सरकार वो माने ही। ये नहीं कि कह दिया कि ये वित्त आयोग हमारा कह दिया कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो केंद्र का हिस्सा आ रहा है कर का, वो 40% आ रहा है, अब 60% देना है, क्योंकि ये राज्य विकास की गति को जल्दी नहीं छू पा रहा है। विकसित होने के लिए, इसको और तेज़ी से विकास करने के लिए जो टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, जो कर वसूली करता है यहाँ से केंद्र हमारा, तो जो वसूली करता है उसमें मान लीजिए कि अभी 40% दे रहा है, तो अब इसको 50% दिया जाए। तो केंद्र, ये वित्त आयोग ने यह अपनी सिफारिश केंद्र को दे दी, लेकिन अब इसको अमल करना, इसको मानना यह केंद्र के ऊपर है कि 40 देगा, 50 देगा, या कम कर देगा, या ज़्यादा कर देगा। तो कार्य व उद्देश्य, करों का केंद्र व राज्यों के बीच वितरण कैसे होगा। जैसे 100% है टैक्स किसी चीज़ पर आ गया, तो अब इसमें स्टेट कितना लेगा और सेंट्रल कितना लेगा, इसी का वितरण का काम, उसका सिद्धांत पेश कौन करता है? हमारे भारत का वित्त आयोग। उसके बाद संचित निधि, संचित निधि के बारे में भी हम पढ़े हैं, अनुच्छेद 266-67 में इसकी बात की गई है। संचित निधि से राज्यों के राजस्व में अनुदान देने वाला सिद्धांत, तो कोई संचित निधि है, उसमें से राज्यों को कितना अनुदान दिया जाएगा, इस प्रकार के सिद्धांत को कौन देता है? हमारा भारत का वित्त आयोग देता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया देता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए सिद्धांत, अभी हमारे नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, और नगर निगम के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव जो होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में होते हैं। तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए कि उनको कौन कौन से संसाधन चाहिए, कितना देना चाहिए, संसाधनों की आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही है तो इस पे और पैसा लगाना चाहिए, या किसी क्षेत्र विशेष के संसाधनों की आपूर्ति अब लगभग हो चुकी है, अब दूसरे क्षेत्र की तरफ ध्यान देना है, उस पे संसाधनों की आपूर्ति का सिद्धांत कौन देता है? यह हमारा भारत का वित्त आयोग देता है। संचित निधि से राज्यों के राजस्व में अनुदान देने वाला सिद्धांत, ये कौन है? भारत का वित्त आयोग। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए सिद्धांत, ये कौन देगा? भारत का वित्त आयोग। अब जो प्रमुख बात है, जैसे हमारा राज्य का नीति निदेशक तत्व है, राज्य को इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन राज्य यह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं उनके अनुसार ही राज्य कार्य करे। ठीक वैसे ही इनकी जो सिफारिश है, हमारे भारत का जो वित्त आयोग है, उनकी जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। हम सलाह देते हैं कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे। अब मानना किसको है? केंद्र को मानना है। जैसे कोई अध्यापक या कोचिंग वाला कोई आपका मित्र है, वो आपको सलाह देगा कि आप इस तरीके से करेंगे तो आप जल्दी अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे। वैसे ही हमारा वित्त आयोग है, वह सरकार को सलाह देता है, केंद्र को सलाह देता है कि अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो बेहतर ही रहेगा। अधिकतर सलाह केंद्र सरकार मानता है, लेकिन ये नहीं है कि जितनी सलाह दिया वो मान लेगा। यह बाध्यकारी नहीं है मानने के लिए कि उसको माने या ना माने। तो वही लिखा है कि जो वित्त आयोग होता है उसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, जिन्हें मानना या ना मानना सरकार के ऊपर निर्भर है। उसके बाद 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका कार्यवर्ष 2020 से 2025 तक रहेगा। 15वां वित्त आयोग। अब आप बताइएगा कि 15वें वित्त आयोग जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष का नाम आप बताइए, कमेंट में बताइएगा कि जो हमारा 15वां वित्त आयोग है अभी उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट दी है, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है, उसके अध्यक्ष कौन है। उसके बाद इसमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी 42% से घटाकर 41% कर दी गई है। यह मेन है, ये बार बार पूछा जाएगा, जब भी परीक्षा होगा शायद एक बार पूछ भी लिया गया है कि जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश आई है उसमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी अब कितनी कर दी गई है। तो पहले 42% थी, अब 41% कर दी गई है। आज के इस क्लास में हमने
भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की है। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 280 में दिया है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, समय समय पर इनका निर्धारण होता है। इनका काम क्या, प्रथम हमारा वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, उसके अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे। इसका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल क्या होता है, कर से संबंधित जितने मामले हैं, चाहे केंद्र और राज्य के बीच में करों का कैसे बांटा जाए, निगमन किया जाए, या संचित निधि से राज्यों के राजस्व में कितना अनुदान दिया जाए, कितना डोनेट किया जाए, पंचायतें नगर पालिकाओं के संसाधनों के लिए कौन सा आपूर्ति का सिद्धांत दिया जाए। ये संस्था क्या है, सलाहकारी संस्था है। यह संस्था क्या है, सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी संस्था का ही मतलब होता है कि जो सलाह दिया जाएगा वो सामने वाला या जिसको सलाह दिया जाएगा वो मानने के लिए बाध्य है या बाध्य ही नहीं होगा। अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह जो सलाहकारी संस्था द्वारा जो सलाह दिया गया है, रिपोर्ट दिया गया है, उसको माने या ना माने। तो वित्त आयोग भी एक सलाहकारी संस्था है। उसके बाद 15वां वित्त आयोग था, जिसका कार्यवर्ष पूछा जाएगा 2020 से 2025 तक था। उसमें जो केंद्रीय करों का जो माप था 1% घटा दिया गया है, अब 41% हो गया है। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, लाइक करिए। आप हमसे शैक्षिक विषयों को लेकर, शिक्षा से लेकर कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेना चाहिए ना, इन सारी चीज़ों को जो आपके प्रतियोगिता से, आपके अकादमिक करियर से संबंधित है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जब भी आप मित्र हैं, आप हाय बाय जो लिख कर भेजते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप अपना नाम डिटेल लिख कर भेजें, ताकि आपसे बात करने के लिए, आपका जवाब देने के लिए मैं समझ सकूं कि जो पर्दे के पीछे जिनका मैसेज आ रहा है वो कौन है। तो उसके लिए हमारा नंबर है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फ़ोन करिए 7081788388 पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, प्लेटफॉर्म हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इस पर आप जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए @11 क्लासेस आपको फॉलो करना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।